नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ और धरना कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस अब खुलकर सामने आ चुकी है। इसी बीच कांग्रेस ने अपनी देशव्यापी रणनीति के तहत प्रदर्शन को और हवा देने का काम तेज कर दिया है। वहीं 15 जनवरी को किसानों के समर्थन में कांग्रेस उत्तराखंड के देहरादून में राजभवन का घेराव करने वाली है। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन का घेराव राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर में भी होने वाला है। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। भाजपा अपने गिरेबान में झांकना भूल गई है। इस स्टेटमेंट से पहले कहां गया वो कुंभ घोटाला, कहां गया स्टूरजिया घोटाला, कहां गया ढेंचा बीज घोटाला। इसलिए भाजपा से मैं कहना चाहती हूं कि ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। पिछले 4 साल का अपना कार्यकाल देख लीजिए और आत्मावलोकन कर लीजिए। समाज का ऐसा कोई तबका नहीं है जिसको आपने पीसने का काम नहीं किया, कभी महंगाई की चक्की में, कभी बेरोजगारी की, कभी भ्रष्टाचार की। और आपके नेताओं ने महिलाओं का यौन उत्पीड़न करके, देवस्थानम बोर्ड के चलते पंडा पुरोहितों का उत्पीड़न करके, जन सामान्य का उत्पीड़न आपने भू कानून और जिला प्राधिकरण से कर दिया। इसलिए भाजपा को तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो हमसे आत्मावलोकन के लिए कहे, क्योंकि सरकार में आप हैं जनाब। जन समस्याओं का निस्तारण या जन हित की नीतियां बनाने का बीड़ा आपने अपने सर ले रखा था। 57 का बहुमत आपको जनता ने दिया था, डबल इंजन की सरकार आपको दी थी। आप उसमें कितना सार्थक हुए, आप कितने सक्षम हुए, ये आपको आत्मावलोकन करना चाहिए। कोरोना काल के चलते जहां पूरे देश में आर्थिक मंदी से लगातार हालात खराब हैं, वहीं आम जनता को अपने परिवार का पालन पोषण करना भारी पड़ रहा है। इस बीच प्रदेश की सरकार आम जनता को सस्ता और मुफ्त इलाज मुहैया कराने का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच सरकार में अब अस्पतालों में 10% यूजर चार्ज को बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब ओपीडी के पर्चे से लेकर सभी टेस्ट और ऑपरेशन तक के लिए लोगों को ज्यादा दाम देने पड़ेंगे। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने अब सरकार का घेराव शुरू किया है और इस मामले पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेस हॉस्पिटल में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही नारेबाजी भी की है। इस बीच वहीं यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमित राज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ये वादा करके आई थी, लेकिन विकास की जगह दाम बढ़ा दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ये वादा करके आई थी कि हम प्रदेश का विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश में उचित व्यवस्थाएं रहेगी। लेकिन इनकी सरकार ने एक तो चरम बेरोजगारी पहुंच चुकी है। इस कोरोना काल में बेरोजगारी सर पे है, महंगाई इतनी सर पे हो चुकी है, जनता त्रस्त है, जनता बेहाल है। और ऊपर से इन्होंने सरकारी अस्पतालों में जो ये दाम, इनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि हर चीज़ में उन्होंने उसके रेट बढ़ाए। तो इस समय हमारी मांग ये थी कि कम से कम इस कोरोना काल में इस प्रदेश सरकार को, इस भ्रम वाली और झूठी फरेबी प्रदेश सरकार को, कम से कम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो आवश्यक सेवाएं, उसमें उनको ऊपर तो जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए था। और इसलिए आज युवा कांग्रेस धरना प्रदर्शन करके, आंदोलन करके एक मांग करती है कि प्रदेश सरकार इसको वापस ले, और जब तक वापस नहीं लेती हम इसका आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन में पूरे भारत में नगर पंचायत दिनेशपुर को प्रथम पुरस्कार मिलने पर नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे मुख्य अतिथि थे। वहीं इस कार्यक्रम का विरोध करने की तैयारी कांग्रेस और किसानों ने की थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते विरोध प्रदर्शन नहीं हो सका। कार्यक्रम का आयोजन चितरंजन बहार राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया। वहीं इस बीच प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों को दिनेशपुर के ठीक सामने गुरुद्वारा रोड पर किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस फोर्स ने रोक दिया। लगभग 2.5 घंटा चले कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता और किसानों को पुलिस ने गुरुद्वारा रोड पर रोक कर रखा। इस दौरान किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी ने बताया कि वो लगातार गाजीपुर बॉर्डर में प्रदर्शन में शामिल रहे और अब कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का विरोध भी करेंगे। इसके साथ ही सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि विरोध उनका संवैधानिक अधिकार है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। सरकार नहीं मान रही है। आप थोड़ा सा इसको देखें कि ये जो विषय है, जो एग्रीकल्चर का विषय है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। अब अगर कभी आप हमारे जो वहाँ के 40 मुखिया हैं हमारे यूनियंस के, उनको आप सुने, मैं सुनता हूँ, फॉलो करता हूँ, मैं उनकी 2 मीटिंग में भी बैठ कर आया हूँ। मैं लगभग 1 महीना लगातार सिंगू बॉर्डर रहा था। मेरी पीछे थोड़ी ठंड लग गई, तबीयत खराब होने से मैं पिछले 10 दिन से यहाँ हूँ। तो मैंने एक एक चीज़ को बड़ी करीब से देखा है। किसान नहीं मान रहा, आपने कहा किसान मान रहा है, क्योंकि बिल को रिपील करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
एक नोटिफिकेशन जारी होगा, ये फिर लागू हो जाएंगे। लगातार मांग कर रहे हैं कि जो तीनों काले कानून हैं वो वापस लिए जाएं, और जब तक ये मांग नहीं मानी जाती तब तक किसान अपना प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। और जो ऐसे नेता हैं जो इस समय सरकार में मंत्री हैं, अरविंद पांडे जी, जो किसानों को दलाल और फर्जी बताने का काम कर रहे थे, हम लगातार इनका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये जबरदस्ती गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है किसानों को, और किसानों की पहले भी एक ही मांग थी, आज भी एक ही मांग है कि तीनों कानून वापस हो, किसान सरकार बिल वापस कर दे। किसान सरकार का धन्यवाद करने का काम करेंगे, और अपने किसानों के पास समय नहीं है, किसान खेतीबाड़ी में व्यस्त है, लेकिन अपने समय निकाल कर अपनी खेती को ताक पर रखकर, अपने परिवार को ताक पर रखकर किसान इतनी सर्द रातें वहाँ पर काट रहा है। और किसानों की केवल एक ही मांग थी, एक ही मांग है, सरकार बिल वापस ले, किसान खुशी खुशी अपने घर जाएंगे और सरकार का धन्यवाद करने का काम करेंगे। दिनेशपुर नगर पालिका की जो अचीवमेंट है उसको लेकर के एक प्रोग्राम चल रहा है, तो हमारे जो स्थानीय किसान भाई हैं इनका भी एक विरोध प्रदर्शन है कानून को लेकर के। तो इस पर हम लोगों ने बैरियर वगैरह लगा रखा है, प्रॉपर फोर्स लगी हुई है। ये अपना शांतिपूर्वक एजिटेशन ये कर रहे हैं, यहाँ पर अंदर प्रोग्राम भी चल रहा है। तो कानून व्यवस्था और सुरक्षा जो है इंटैक्ट है, और इसको हम कायम रखेंगे। पूरी बात फोर्स लाना था, और फोर्स की ज़रूरत तो नहीं है जो स्थिति है इसमें। देखिए, वर्तमान में हमने फोर्स लगा रखा है, अंदर कार्यक्रम स्थल पे भी लगा रखा है, और साथ ही यहाँ बाहर भी लगा हुआ है। साथ ही ये भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, एग्रेसिव नहीं है, तो व्यवस्था ठीक है। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे मांस और अंडे के कारोबार पर एक बार फिर से संकट के बादल छा गए। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद मांस और अंडे के व्यवसाय में काफी कमी आई है। हालांकि उत्तराखंड अभी तक बर्ड फ्लू की दस्तक से महफूज है, बावजूद इसके यहां के कारोबारियों पर भी इसका खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। रुड़की शहर के चिकन और अंडा कारोबारियों का कहना है कि बर्ड फ्लू की खबरों से कारोबार आधा हो चुका है। तो वहीं कुछ कारोबारियों ने यह भी बताया कि इन दिनों इस तरह की अफवाह फैलती है, ये मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर वंदना भारद्वाज ने इसके बचाव के तमाम उपाय भी बताए। उन्होंने बताया कि किसी भी वायरस से बचने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। इसके साथ ही 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पका हुआ भोजन सुरक्षित होता है। कस्टमर नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल नहीं है। और ये बर्ड फ्लू जो आ रहा है बड़े बड़े शहरों में, अभी तक के यहाँ तो सुना नहीं है, लेकिन जब ये आएगा तो ये कम हो जाएगा, क्योंकि दुकानदारी बहुत प्रभाव पड़ा है। क्लाइंट नहीं खा रहा है, कस्टमर होटल वगैरह भी कम जा रहा है किसी को लेकर ये बीमारी की वजह से। हर 20-25% का फ़र्क है। वैसे इसमें बर्ड फ्लू नहीं, गुजरात के राजस्थान के अंदर कौवे मर रहे हैं, उनके अंदर है, इसमें कुछ नहीं है सर। अभी हमारे पे कोई आदेश नहीं है। अभी 25% कम से कम फ़र्क है दुकानदारी पे, 20-25%। वैसे इसमें कुछ नहीं है। राजस्थान में, गुजरात में जो भी है कौवे मर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हर साल हवा उड़ती है, हर साल युवा है ये क्या है, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा इसमें, कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं। जैसे कि हम कोविड से तो जूझ ही रहे हैं, इसमें भी हमारा सिर्फ मेन फोकस था कि हम हाइजीन पर ध्यान रखें। ऐसा ही इसमें है, जो भी हम जितने भी है आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ है या ये वायरस है, सबसे पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। देश भर में कोविड-19 का ट्रायल अब शुरू हो चुका है। इस बीच उत्तराखंड प्रदेश में भी कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन का दूसरा चरण शुरू है। लेकिन वहीं कोरोना की वैक्सीन के बाजार में आते ही तरह तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म हो चुका है। इस बीच एक समुदाय के लोगों को कोई भी वैक्सीन न लगाए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है। हालांकि इन बातों को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि ये मात्र एक अफवाह है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर दारुल उलूम देवबंद से कोई भी फतवा जारी नहीं हुआ है। ऐसी अफवाह फैलाकर केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कोविड वैक्सीन को लेकर धर्मगुरु काजी मुफ्ती मासूम काजमी ने कहा कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस वैक्सीन पर कोई भी टिप्पणी अब तक नहीं की है। सिर्फ अफवाह फैलाकर मुस्लिम समाज के लोगों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। हमारे रहीम, सबसे पहले तो ये बात समझने की है कि शरीयत में असल चीज़ों के अंदर इबाहत है और जायज़ होना है, और जब तक किसी चीज़ की हुर्मत पर हराम होने पर कोई दलील हमारे पास
नहीं होती तब तक शरीयत उस चीज़ को हराम करार नहीं देती। जहाँ तक वैक्सीन का मामला है तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि पहले इसकी तहक़ीक़ की जाए और तहक़ीक़ के बाद जो चीज़ खुलकर सामने आए उसी के मुताबिक फ़ैसला सादिर किया जाए। अगर तहक़ीक़ से ये बात मालूम हो जाती है कि इसके अंदर किसी हराम जानवर की चर्बी शामिल की गई है तो फिर तो वाक़ईतन मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल काबिल गौर है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं है, जैसा कि डॉक्टरों की तरफ से बताया जा रहा है, तो इसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं। यही वजह है कि दारुल उलूम देवबंद की तरफ से अब तक इस सिलसिले में कोई फतवा सादिर नहीं किया गया और दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ना तो ये कहा जा रहा है कि आप इसको इस्तेमाल करें और ना ही ये कहा जा रहा है कि जो इस्तेमाल कर रहा है कि उसको मजबूर किया जाए। इख्तियार दे दिया गया कि जब तक किसी चीज़ की तहक़ीक़ ना हो, इस्तेमाल करना चाहता है इस्तेमाल कर सकता है और इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है। यही हमारी राय है कि पहले इस सिलसिले में तहक़ीक़ हो, तहक़ीक़ के बाद जो चीज़ खुलकर सामने आए उसके मुताबिक अमल किया जाए। अभी जो वैक्सीन आई है इसकी सही नौइयत हमारे सामने ज़ाहिर नहीं हुई है। पिछले दिनों कुछ अफवाह भी फैलाई गई थी कि दारुल उलूम ने जो है इसके ऊपर नाजायज़ होने का और हराम होने का फ़तवा लगाया है। फिर उसके बाद हज़रत मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब दारुल उलूम की तरफ से जो मुहतमिम हैं उनका बाकायदा वजाहती बयान आया कि इस सिलसिले में दारुल उलूम ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, न इसके जवाज़ का फ़तवा दिया है न इसके आदम जवाज़ का फ़तवा दिया है। जब तक हमारे सामने इसकी सही नौइयत ज़ाहिर नहीं हो जाती तो हम इस सिलसिले में ख़ामोश हैं और बहरहाल सरकारी गाइडलाइन के ऊपर जो है वो अमल किया जाएगा। अगर ये वैक्सीन वाक़ईतन कोरोना जो बीमारी फैल रही है इसको रोकने का सबब बन सकता है तो इंशाअल्लाह हम इसमें अपना मुकम्मल ताउन सरकार को देंगे। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल एक बार फिर से विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला उनके घर पर कुछ दिन पहले तक काम करने वाले एक कर्मचारी की पत्नी से जुड़ा हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि मेयर ने उसके साथ अश्लील हरकत की है। साथ ही महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पति जेल में थे, जिसकी जमानत कराने की एवज में मेयर ने महिला के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। वहीं पीड़ित महिला ने मेयर के खिलाफ गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मेयर के भाई ने मेयर के पूर्व कार्यालय प्रभारी पर घर घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद उस पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। अब इसी मामले में जेल भेजे गए शख्स की पत्नी ने यह आरोप लगाए। मेयर साहब ने मेरे हस्बैंड की 15 महीने से सैलरी नहीं दी थी, तो उन्होंने बुलवाया तो मैं इनको बुलवाया तो मैंने इनको अकेले जाने नहीं दिया। तो मैं इनके साथ गई, मम्मी भी गई। तो उन लोगों ने जैसे ही हम अंदर गए, मेयर साहब और क्या नाम आलोक और क्या नाम बड़े भैया राकेश, उन्होंने इनके साथ बहुत मारपीट हाथापाई की। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं सुना। तो फिर इनको झूठे केस में जेल भिजवा दिया, पुलिस बुलाई, जेल भिजवा दिया और वहाँ भी बहुत टॉर्चर करवाया। क्या कसूर था इनका? ये पैसे मांगने गए थे? बस सैलरी मांगने के लिए गए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जेल भिजवा दिया? जेल भिजवा दिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में कोरोना का जिक्र करते हुए कहा गया कि आज देश का मजदूर परेशान है और मजदूरों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द ही रणनीति तैयार की जाएगी। इस मौके पर मीटिंग में मौजूद लोगों ने कहा कि सरकार की कुछ नीतियां देश के मजदूरों और कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की बजाय उनके शोषण को बढ़ावा दे रही हैं। वहीं यह भी बताया कि इसी मुद्दे को लेकर जल्द ही संघ नीति आयोग की श्रमिक विरोधी नीतियों का विरोध जताया जाएगा। आठ, 9, 10 3 दिवसीय हम अपना यहाँ पर पदाधिकारी एवं कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इस बैठक में अपने सभी जिलों के जिला मंत्री एवं प्रदेश पदाधिकारी और अपने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय अनुपम जी के मार्गदर्शन में जो अपने केंद्र द्वारा श्रम कानूनों में श्रमिकों के अहित में कानून बनाए गए हैं, उनका हमें किस प्रकार से
घोर विरोध करना है और अपने जनता तक, आम नागरिकों तक हमें कैसे जाना है, इस पर चिंतन मंथन हुआ। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना काल में जिन यूनियनों ने अपने जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दी और आम नागरिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, जैसे उत्तराखंड परिवहन निगम है, वहां आज 5 माह का वेतन पेंडिंग है। सितारेगंज के सिडकुल इलाके में ट्रक की चपेट में आने से एक फैक्ट्री में काम करने वाले शख्स की मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद इलाके के लोगों ने जाम लगा दिया और हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली और इस बीच पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से जाम खुलवाया। जानकारी के मुताबिक विकास रस्तोगी नाम का एक शख्स फैक्ट्री से अपनी ड्यूटी पूरी करके लौट रहा था। तभी रास्ते में वो एक ट्रक के नीचे आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद नाराज गांव वालों ने रोड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए शव को कब्जे में लिया है और मामले की जांच शुरू की है। एक जो भूसे की गाड़ी है उससे एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली है और जो मृतक है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैसे इस एरिया में लगातार इस बार 3-4 एक्सीडेंट हो गए हैं, जो कि विशेषकर सिडकुल एरिया जो काफ़ी चिंताजनक है। रोड कुछ टूटी हुई है, कुछ इंजीनियरिंग की डिफॉल्ट है, जिसके लिए आज PWD की एक टीम को हमने पुलिस के साथ में लगाया, ताकि उन जगह को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं करें कि जहाँ जहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं उनका क्या उपाय हो सकता है, क्या वहाँ स्पीड ब्रेकर बनाने हैं या इंजीनियरिंग चेंज करनी है, बोर्ड नए लगाने हैं, कुछ करने हैं, उस बारे में अभी कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जल्दी इस सब चीज़ों को हम ठीक करेंगे, ताकि इसे जो रोड में बार बार जो एक्सीडेंट्स हो उसको हम बंद करवा सकें। लालकुआं विधानसभा के बिंदु खत्ता राजीव नगर में बीजेपी शक्ति केंद्र की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट पहुंचे थे। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर आयोजित होने वाले संगठन के सालाना कार्यक्रमों की अहमियत बताई। साथ ही उनको आयोजित करने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई। इस बीच उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार देश के लिए क्यों जरूरी है, तो साथ ही सरकार की तरफ से देश और प्रदेश के लिए किए जा रहे कामों के बारे में भी जानकारी दी गई। तो साथ ही आने वाले चुनाव में लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करते हुए भी वो नजर आए। पूरे जिले में 196 शक्ति केंद्र हैं और सभी शक्ति केंद्रों में सम्मेलन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार क्रियाशील संगठन रहता है। प्रदेश नेतृत्व पर हम सब लोग प्रत्येक शक्ति केंद्रों के सम्मेलन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारे शक्ति केंद्र पर भी अभी हमने केवल कार्यकर्ता बुलाए हैं, पदाधिकारी बुलाए हैं, इतने पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। हम शक्ति केंद्र पर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। शक्ति केंद्र में हमारे 6 जो कार्यक्रम होते हैं वो और मन की बात मने उस सब के प्रमुख बना रहे हैं। शक्ति केंद्र पर एक प्रमुख बना रहे हैं और जब ये योजना बन जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कोई अन्य दल इसके आसपास भी नहीं पहुँच सकता, कोई चाहकर भी इतना बड़ा नेटवर्क काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता का मन है, जो विश्वास है, जो परंपरा है, वो बूथ पर रहकर कार्यक्रम करने की है। हरिद्वार के कनखल इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल बदमाशों ने कनखल कृष्णानगर पुलिया के पास पहले तो विकास नाम के एक फाइनेंस कारोबारी से लाठी डंडों से मारपीट की। उसके बाद पीड़ित से 1,70,000 रुपए की लूट करके फरार भी हो गए। पीड़ित के मुताबिक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी स्कूटी पर सवार होकर आए थे। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मंदिर से आया जी, पुलिया से जा रहा था जहाँ पे पहले लूट हुई थी एक जी, जस्ट वहीं पे मुझे उन्होंने डंडों से मारपीट करी। मेरी जेब में पैसे थे, वे निकल गए। उन्होंने उठाए। कितने पैसे थे? 1,70,000 रुपए के 85 नोट थे, 2,000 के। कौन लोग थे वो? मुझे नहीं पता। किस पे सवार थे? स्कूटी पे सवार थे। विशाल जी क्या काम करते हो आप? वैसे मेरा पैसे का, मैं मार्केट में पैसे का लेन देन करता हूँ। नहीं, फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का काम है। रजिस्टर्ड है हमारे। किस नाम से? साई राम के नाम से। साई राम के नाम से। कहाँ पे फर्म? ये हमारी फर्म फुटबॉल ग्राउंड पे है। फुटबॉल ग्राउंड पे। तो वो कलेक्शन लगाते हैं आप? हाँ जी। नहीं, कलेक्शन नहीं लगाते, मैं घर से, मेरा प्रॉपर्टी का भी काम है। अच्छा, प्रॉपर्टी का। हाँ, घर से ऐसे ही मैं उठ के चला गया, ठंड हो रही थी, वे जेब में पैसे पड़े थे। मैं नहीं कह सकता कि मैं मार्केट से पैसे लिए या किसी ने मेरे पे पीछे से लगा कोई आदमी, ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा। मुझे ऐसा महसूस है कि किसी ने मेरे पे अटैक करने की कोशिश करी। अच्छा। मतलब किसी को मालूम था कि आपके जेब में? नहीं, किसी को नहीं पता था।
वहीं मसूरी में झड़ी पानी फॉल पर जन्मदिन मनाने गए युवकों में से एक युवक का अचानक पैर फिसल जाता है। हादसे में शख्स गहरी खाई में जा गिरा और जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल हो गया है। इस मामले की जानकारी युवक के साथी ने मसूरी पुलिस को दी, जिसके बाद मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से उसको देहरादून अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि बंजारावाला देहरादून से कुछ युवक अपने दोस्त रिंकू का जन्मदिन मनाने के लिए झड़ी पानी फॉल आए थे, जिसके बाद यह हादसा हुआ है। रुद्रपुर बगवाड़ा चौकी पुलिस ने स्मैक की खेप के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास स्मैक और 28,000 की नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी की बाइक को सीज कर दिया है और ये बताया जा रहा है कि आरोपी बरेली से स्मैक लाकर रुद्रपुर में सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। सूचना आई थी सहजनी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम आबिद है, उसके पास स्मैक होना बताया गया था। तो मौके पे जाके चेक किया तो उसके पास 4.09 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। सर कहाँ से लाता था और कहाँ सप्लाई करता था सर, कुछ जानकारी? उसने बताया कि कोई बरेली से व्यक्ति आता था, उस साइड ही उसको देता था और वो फिर मतलब यहाँ लोकल स्तर पे सप्लाई करता था। तो सर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया? आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभी गिरफ्तारी करके उसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। जोशीमठ के विष्णुप्रयाग पेंका खंचा की पहाड़ियों में कुछ शरारती तत्वों ने आगजनी कर दी है। इस बीच जंगल में कई पेड़ जल गए और आग से कई जंगली जीव और दुर्लभ वन्यजीव की जान पर आफत आ गई है। आग की वजह से जीव अपना इलाका छोड़ने के लिए मजबूर हैं और इस बीच गांव के लोग और वन विभाग आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।